लॉ ज्ञान 365 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। सफर में आपका कानूनी साथी। आज हम फैमिली लॉ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं, स्त्रीधन। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने सुना है, खासकर शादियों में। लेकिन इसका कानूनी मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, ये दहेज यानी डाउरी से अलग कैसे है? एक महिला का अपने स्त्रीधन पर आखिर अधिकार होता कितना है? और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि स्त्रीधन सिर्फ कुछ गहनों या उपहारों की बात नहीं है। ये एक महिला के आर्थिक स्वावलंबन की नींव है। अच्छा। एक कानूनी सिद्धांत है ये, जिसकी जड़ें हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में हैं और जिसे आज का आधुनिक कानून भी पूरी तरह से मान्यता देता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए इसे एकदम शुरू से समझते हैं। सबसे पहले स्त्रीधन शब्द का मतलब, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, ये दो शब्दों से बना है, स्त्री यानी महिला और धन यानी संपत्ति। तो सीधा सा मतलब हुआ महिला की संपत्ति। महिला की संपत्ति। हाँ, और कानूनी तौर पर देखें तो हिंदू कानून के हिसाब से स्त्रीधन वो कोई भी संपत्ति है, चाहे वो मूवेबल हो जैसे गहने पैसे, या इमूवेबल जैसे कोई जमीन या मकान, जो एक महिला को उसकी जिंदगी में कभी भी मिलती है। कभी भी मतलब सिर्फ शादी के वक्त नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी से पहले, शादी के समय, बच्चे के जन्म पर, या यहाँ तक कि विधवा होने पर भी जो उसे मिलता है, वो सब इसमें शामिल है। ये तो बहुत ही एक व्यापक परिभाषा है। लेकिन वो जो एक आम उलझन है, स्त्रीधन और दहेज, इसे थोड़ा और साफ करेंगे? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है इच्छा का, वोलेशन का। इच्छा? हाँ, स्त्रीधन जो है वो स्वेच्छा से, मतलब वॉलंटरली दिए गए उपहार हैं। इसमें कोई मांग नहीं होती, कोई जबरदस्ती या कोर्जन नहीं होता। ये प्यार और स्नेह का प्रतीक है। और दहेज? दहेज में अक्सर एक मांग होती है, एक दबाव होता है कि भाई शादी करनी है तो ये सामान देना पड़ेगा, वो एक शर्त की तरह होता है। स्त्रीधन एक महिला का एब्सोल्यूट राइट है, उसका कानूनी अधिकार, जबकि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है। ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन अदालतें इसे कैसे देखती हैं? मतलब जब मामला कोर्ट में जाता है तो इस लाइन को कैसे तय किया जाता है? कोई ऐसा केस है जिसने इस परिभाषा को और भी पक्का किया हो? हाँ, बिल्कुल है, और लॉ के छात्रों के लिए ये केस जानना बहुत जरूरी है। प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार। प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार। जी, ये इस विषय में एक लैंडमार्क जजमेंट, एक मील का पत्थर है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ एक लिस्ट जैसी बना दी कि क्या क्या चीजें स्त्रीधन मानी ही जाएंगी। अच्छा, तो क्या क्या है उस लिस्ट में? तो सबसे पहला, विवाह के समय, खासकर जो न्यूप्शियल फायर होती है, मतलब विवाह की वेदी या अग्नि के सामने दिए गए उपहार। स्नेह के प्रतीक के रूप में दिए गए उपहार, मतलब टोकन ऑफ लव, जैसे सास ससुर कोई तोहफा दें, या जब दुल्हन बड़ों के पैर छूती है और वो आशीर्वाद में कुछ देते हैं, वो सब। और चौथा? चौथा, दुल्हन के अपने मायके से मिले उपहार, उसके माता पिता, भाई बहन, कोई भी दे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि इन सभी चीजों पर सिर्फ और सिर्फ उस महिला का अधिकार है, किसी और का नहीं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि स्त्रीधन क्या है, पर एक महिला को ये संपत्ति किन किन स्रोतों से मिल सकती है? क्या ये सिर्फ शादी के उपहारों तक ही सीमित है? नहीं नहीं, इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, और यहीं पर यह विषय आज के जमाने में बहुत प्रासंगिक हो जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो धारा 14 है, वो इसके स्रोतों को बहुत विस्तार देती है। तो क्या क्या स्रोत हैं? देखिए, पहला तो वही है जिसकी हमने बात की, रिश्तेदारों से मिले उपहार, माता पिता, पति, ससुराल वाले, कोई भी। यहाँ एक छोटा सा सवाल है। अगर पति कोई बड़ी संपत्ति, मान लीजिए कोई फ्लैट, अपनी पत्नी को गिफ्ट करता है, तो क्या वो भी स्त्रीधन होगा? बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर मामलों में हाँ, लेकिन यहाँ पुराने कानूनों में एक छोटा सा मतभेद था। जो दयाभाग स्कूल ऑफ लॉ है, वो पति द्वारा दी गई अचल संपत्ति को स्त्रीधन नहीं मानता था, पर आज के कानून के हिसाब से वो भी स्त्रीधनी है। अच्छा, और कौन से स्रोत हैं? अगर शादी में कोई अजनबी, मतलब कोई दोस्त या दूर का रिश्तेदार भी उपहार दे, तो वो भी स्त्रीधन होगा। पर जो सबसे जरूरी स्रोत हैं आज के समय में, वो है स्वयं की मेहनत से अर्जित संपत्ति। प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय सेल्फ एक्सर्शन। मतलब अगर कोई महिला नौकरी करती है, अपनी सैलरी से कुछ खरीदती है, या कोई बिजनेस चलाती है, या मान लीजिए वो एक कलाकार है, पेंटिंग करती है, गाना गाती है, उससे जो भी संपत्ति वो बनाती है, वो भी उसका स्त्रीधन है। एक मिनट, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब एक महिला की अपनी सैलरी भी कानूनी तौर पर उसका स्त्रीधन है, उस पे पति का हक नहीं है। बिल्कुल,
उस पर सिर्फ और सिर्फ महिला का हक है। यही तो इस कानून की खूबसूरती है। ये इस कॉन्सेप्ट को पारंपरिक सोच से निकालकर आज की आत्मनिर्भर महिला के लिए एक बहुत शक्तिशाली हथियार बना देता है। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, और कोई स्रोत? हाँ, अगर कोई महिला अपने स्त्रीधन को, मान लीजिए उसे शादी में कुछ पैसे मिले और उसने उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी फिक्स डिपॉजिट में या म्यूचुअल फंड में। बिल्कुल, तो उस इन्वेस्टमेंट से जो भी आय होगी या उस आय से वो कोई और संपत्ति खरीदेगी, तो वो नई संपत्ति भी उसका स्त्रीधन ही मानी जाएगी। वाह! इसके अलावा विरासत में मिली संपत्ति, परिवार के बंटवारे में मिला हिस्सा या गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस में मिली रकम, ये सब भी स्त्रीधन का हिस्सा हो सकते हैं। तो ठीक है, एक बार ये तय हो गया कि कोई संपत्ति स्त्रीधन है, तो फिर एक महिला उसके साथ कर क्या सकती है? उसके अधिकार क्या हैं? देखिए, उसके अधिकारों की तुलना अक्सर हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता से की जाती है, पर एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? कर्ता की तरह ही महिला के पास अपनी संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार होता है, वो उसकी पूरी मालिक है। लेकिन कर्ता जो है वो परिवार का सह स्वामी, को ओनर होता है, जबकि महिला अपनी स्त्रीधन की एकमात्र और पूर्ण मालिक, सोल ओनर होती है। मतलब वो अपनी संपत्ति की आय को जैसे चाहे खर्च कर सकती है। बिल्कुल, उसका अपना फैसला है। लेकिन दूसरा अधिकार, जो हस्तांतरण का अधिकार, पावर ऑफ एलिनेशन है, यानी संपत्ति को बेचने या किसी को देने का अधिकार, वो कुछ हद तक सीमित है। सीमित है? मतलब वो अपनी मर्जी से उसे बेच नहीं सकती? वो बेच सकती है, लेकिन कर्ता की तरह ही कुछ विशेष परिस्थितियों में। जैसे कि? 3 मुख्य परिस्थितियां हैं। पहली, कानूनी जरूरत, लीगल नेसेसिटी, जैसे खुद के गुजारे के लिए या अपने बच्चों की जरूरतों के लिए पैसों की जरूरत हो। ठीक है। दूसरी, एस्टेट के लाभ के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, मतलब अगर संपत्ति की बेहतरी के लिए ऐसा करना जरूरी हो। और तीसरी, अपरिहार्य कर्तव्य, इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज, जैसे बेटी का विवाह, पति का श्राद्ध या कोई और जरूरी धार्मिक कर्तव्य। ये तो हुई परंपरागत कानून की बात। लेकिन आज के आधुनिक कानून एक महिला के स्त्री धन के अधिकार को कैसे सुरक्षित करते हैं, खासकर जब रिश्ते में कोई विवाद हो जाए? यहीं पर आधुनिक कानून बहुत मजबूती से सामने आते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, अगर स्त्रीधन पति या ससुराल वालों के कब्जे में है, तो कानून उन्हें मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक ट्रस्टी मानता है। ट्रस्टी? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि वो सिर्फ उस संपत्ति की देखभाल कर रहे हैं, वो उसके मालिक नहीं है। जैसे आप बैंक के लॉकर में अपना सामान रखते हैं, तो बैंक उसका मालिक नहीं बन जाता। सही बात है। ठीक वैसे ही जब भी महिला अपना स्त्रीधन वापस मांगेंगी, उन्हें उससे लौटाना ही होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो ये अमानत में खयानत यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है, जो आईपीसी की धारा 406 के तहत एक अपराध है। यानी ये एक सिविल मामला नहीं बल्कि क्रिमिनल मामला बन सकता है। जी हाँ, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके अलावा भी कानून है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 27 अदालत को अधिकार देती है कि वो विवाह से जुड़ी कार्यवाही के दौरान स्त्रीधन समेत सभी संपत्ति के निपटारे का आदेश दे। और कोई कानून जो खास तौर पे मदद करता हो? आज के समय में जो सबसे शक्तिशाली हथियार है, वो है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। पर वो तो शारीरिक हिंसा के लिए है ना? स्त्रीधन की वसूली में वो कैसे मदद करेगा? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। ये कानून सिर्फ शारीरिक हिंसा के लिए नहीं है। ये आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक अब्यूज को भी घरेलू हिंसा मानता है। अच्छा। तो इस कानून ने आर्थिक शोषण की परिभाषा में साफ साफ लिखा है कि किसी महिला को उसके स्त्रीधन या किसी भी ऐसी संपत्ति से वंचित करना जिस पर उसका कानूनी हक है, वो भी घरेलू हिंसा है। तो प्रक्रिया क्या होती है? एक महिला क्या कर सकती है? प्रक्रिया बहुत तेज और असरदार है। वो इस कानून की धारा 12 के तहत सीधे इलाके के मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकती है। और धारा 18 के तहत मैजिस्ट्रेट तुरंत प्रतिवादी यानी रिस्पोंडेंट यानी पति या ससुराल वालों को स्त्रीधन लौटाने का निर्देश दे सकता है। इस कानून में बहुत जल्दी राहत मिलती है। तो आज की चर्चा से ये बात तो बिल्कुल साफ है कि स्त्रीधन एक महिला का एब्सोल्यूट और पूरी तरह से संरक्षित कानूनी अधिकार है। ये दहेज से बिल्कुल अलग है और कानून इसे वापस पाने के लिए, चाहे वो फैमिली लॉ हो या घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून, बहुत मजबूत प्रावधान देता है। बिल्कुल। और अंत में विचार के लिए एक बात छोड़ना चाहूंगा। कानून अपनी जगह बहुत मजबूत है, लेकिन असली चुनौती सामाजिक जागरूकता और महिलाओं को अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए सक्षम बनाने की है। सही कहा। किताबों में लिखे कानून और जमीनी हकीकत के बीच की जो खाई है, इसे पाटने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। यदि आप और जानना चाहते हैं या आपके कोई प्रश्न है, तो कृपया नीचे टिप्पणी करें और नए अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।